नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपनी प्रीवियस वीडियो के रिगार्डिंग कि ऑटिज़म का जब फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस होता है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए एक पेरेंट किन किन स्टेजेस से गुजरता है और हम इस स्टेजेस पे अपने आप के ऊपर में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरीके से इन स्टेजेस से हम बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं सो दैट कि हम मेन इंटरवेंशन प्रोसेस को इनिशिएट कर सकें एज सुन एज पॉसिबल। आज मैं आप लोगों के सामने इन स्टेजेस के बारे में डिस्कस करूंगा कि ये जो एक्सेप्टेंस की स्टेज है ये कितने स्टेजेस में डिवाइडेड होती है और हम अल्टीमेटली एक ऑटिज़म डायग्नोस्ड को कैसे एक्सेप्ट करते हैं और कैसे हम अपने ट्रीटमेंट्स को लेना शुरू करते हैं। अगर हम ये आज जान जाएं कि हम कितने स्टेजेस के थ्रू होके निकलते हैं तो हम इस प्रोसेस को स्पीड कर सकते हैं, हम इस प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अगर एक्सेप्ट करने की स्टेजेस को अंडरस्टैंड कर ले तो हम बहुत सारी चीज़ों को बाईपास भी कर सकते हैं और डायरेक्टली वी कैन कम टू द पॉइंट कि मैं ऑटिज़म डायग्नोस को एक्सेप्ट कर लूँ एज सुन एज पॉसिबल और मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल शुरू हो सकता है। स्टेज 1 डिनाइल, स्टेज 2 एंगर, स्टेज 3 डिप्रेशन, स्टेज 4 बार्गेनिंग एंड स्टेज 5 इज लास्ट वन एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले स्टेज जैसे मैंने आपको बताया डिनाइल स्टेज वो स्टेज है जो कि सबसे पहले लेवल की स्टेज है। इस स्टेज पे जब हमें फर्स्ट टाइम पता चलता है कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म डायग्नोस हुआ है तो हम इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हमेशा हमारे पास डिनाइल होते हैं और डिनाइल स्टेज में हम लोगों को महसूस होता है कि है ये मेरे साथ में ऐसा कैसे हो गया, ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता। एंड इट इज़ वेरी नेचुरल एंड वेरी नॉर्मल ह्यूमन फिनोमिना। किसी भी एक इंडिविजुअल को जब भी फर्स्ट टाइम ये चीज़ पता चलती है कि उसके साथ में ये डायग्नोस हुआ है तो हम सबसे पहले शॉक में जाते हैं। जब हम शॉक में जाते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ निकल के आती है दैट इज़ अ डिनाइल स्टेज। तो हम हमेशा ही इस स्टेज पे होते हैं और हमेशा ही डिनाइल स्टेज पे होते हैं कि ऐसा मेरे साथ में नहीं हो सकता है। वी डोंट एक्सेप्ट इमीडिएटली, वी गो इनटू द डिनाइल स्टेज इन द बिगनिंग एंड इट हैपेंस विद एवरी इंडिविजुअल व्हिच इज अ नॉर्मल फिनोमिना। देन कम्स द स्टेज 2। स्टेज 2 है एंगर एंड ग्रीफ की स्टेज। जब डिनाइल काम नहीं करता, लेट्स सपोज कि किसी ने बोला जी आपके बच्चे को मेरे को ऐसा लग रहा है, देन वी स्टार्ट सेइंग कि नहीं ये बोल नहीं रहा है, ये एक्चुअली में बोलता नहीं है, ये हमारे सामने बोलता है, ये दूसरों के सामने में नहीं बोलता है। जब आपको मल्टीपल स्टिमुलेशंस मिलते हैं और उसके बाद में आपका आंसर हमेशा डिनाइल होता है और डिनाइल नहीं काम कर रहा होता है, तब क्या होता है कहीं ना कहीं हमारे अंदर में एग्रेशन और एंगर आना स्टार्ट हो जाता है और हम बहुत जल्दी बर्स्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन वी स्टार्ट पिकिंग अप फाइट्स। तो ये एक स्टेज होती है जहाँ पे कि एक नॉर्मल फिनोमिना है जो कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो इन स्टेजेस से जाता है, बट ये कुछ है जो चीज़ें महसूस होती हैं इस स्टेज के अंदर में। डिप्रेशन स्टेज इज अ स्टेज वेयर एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल जो है एंगर होने के बाद में, इरिटेबल होने के बाद में, तो हर एक इंडिविजुअल जब सेकंड स्टेज के बाद थर्ड स्टेज पे जाता है विच इज़ अ डिप्रेशन स्टेज, हम बहुत डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। लैक ऑफ स्लीप हो जाती है, समटाइम ओवर स्लीपिंग्स हो जाती हैं, समटाइम वी लूज एपेटाइट, समटाइम वी लूज कनेक्शन विद द पीपल, समटाइम वी डोंट लाइक टॉकिंग टू द पीपल। देन इस डिप्रेशन की स्टेज से जब एक इंडिविजुअल विद द पैसेज ऑफ टाइम निकल के बाहर आता है, देन कम्स द बार्गेनिंग स्टेज। Bargaining stage is like we start doing bargaining with the God or the supreme power. We go into so much of analysis and we go into so much deep analysis कि मैंने क्या ऐसे गलत काम किए थे जिसका पश्चाताप मेरे को करना है। And we start looking forward for you know मंदिर में जाना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे मन्नतें मांगना शुरू कर देते हैं, हवन करना शुरू कर देते हैं, पूजा करना शुरू कर देते हैं, पंडितों से पाठ करवाना शुरू कर देते हैं। Then after this द फाइनल स्टेज कम, जब ये सारी चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता है, सब चीज़ें सेम ही रहती हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता बल्कि चीज़ें और वर्स्ट होना स्टार्ट हो जाती है। देन वी कम टू द फाइनल स्टेज विच इज़ कॉल्ड एक्सेप्टेंस स्टेज। जब ये एक्सेप्टेंस स्टेज आती है देन वी एक्सेप्ट आवर चाइल्ड एज इट इज़। हम अपने बच्चे को ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं सारी स्टेजेस से निकलने के बाद। तो दिस इज़ द स्टेज विच कम्स आफ्टर 4 स्टेज, बट समटाइम्स it takes a lot of time to reach to the acceptance stage। बहुत सारे लोगों में acceptance stage पे पहुंचने तक भी
बच्चे की उम्र कई बार 6 साल की हो जाती है, कई बार 7 साल की हो जाती है। बहुत सारे पेरेंट्स उस स्टेज पे एक्सेप्टेंस करते हैं ऑटिज्म को जिस टाइम पे उनका सबसे क्रूशियल टाइम लाइफ का निकल चुका होता है। ये जो 5 स्टेजेस हमने डिस्कस की, इन 5 स्टेजेस के कुछ प्रॉस हैं, कुछ कॉन्स हैं, कुछ पॉजिटिविटी है और कुछ यहाँ से हमें नेगेटिविटी मिलती है। इन स्टेजेस के नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो बहुत सीवियर है। क्या क्या है? इन स्टेजेस से जब हम निकल रहे होते हैं तो कई बार ये स्टेजेस इतनी इंटेंस हो जाती है, इतनी डीप हो जाती है कि ये बहुत ज़्यादा वर्स आउटकम्स लेके आती है। सेकेंड इम्पैक्ट क्या होता है कि जो हमारे रिलेशनशिप हैं, जो कपल के रिलेशनशिप हैं, उनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। वी स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर, वी स्टार्ट फाइटिंग लाइक एनीथिंग। हमारे अंदर की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप्स के अंदर में मैरिटल डिस्कॉर्ड्स आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है या सेपरेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि इतना क्लाउडेड रहता है, मतलब ब्रेन इतना ओवरलोडेड रहता है, इतना क्लाउडेड थॉट्स होते हैं कि क्लैरिटी कहीं पे भी नहीं मिलती, डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। और इन क्लाउडेड टाइम्स में डिसीजन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनडिसिसिवनेस निकल के आती है या रॉन्ग डिसीजंस लेने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो सबसे पहले पॉजिटिविटी तो ये है कि ये एक बैलेंस क्रिएट करता है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है हर एक ह्यूमन का कि कभी भी हमें शॉक लगेगा तो उस शॉक को इमीडिएटली कोई भी रिकवर नहीं करता है। वी टेक टाइम टू गेट आउट ऑफ एवरी शॉक। इस लाइफ के बैलेंस को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। Nobody should even disturb that balance. Just we need to understand this thing कि इस बैलेंस को मैं कितना जल्दी बैलेंस कर सकूँ। Second thing, it absorbs shock. जो भी आपको शॉक लगा होता है वो शॉक इन स्टेजेस के थ्रू जाने से ही एब्सॉर्ब होता है। And the third one is it helps us fight odds. जितने भी बुरे वक्त होते हैं उनमें ये हमें फाइट करने के लिए एक शक्ति देती हैं ये सारे स्टेजेस। इन स्टेजेस से निकल के ही हम लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हम शॉक्स को एब्जॉर्व करना सीखते हैं और टाइम्स में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना सीखते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो कि इन स्टेजेस में से निकलने के बाद एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन लर्न करता है। अगर हम सबको इन स्टेजेस के थ्रू जाना ही और अल्टीमेटली लास्ट में हमने एक्सेप्टेंस करना ही है, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी कैन डू। तो जानते हैं हम इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के तरीके क्या क्या हैं। सबसे पहले ये कि आप अपने लव्ड वन से बात करें, खुल के बात करें, अपनों से बात करें। सेकेंड थिंग, रेगुलर एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो हम अपने इन शॉक्स में से बहुत जल्दी रिकवर होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। रेगुलर मेडिटेशन करें। जितना भी टाइम आप मेडिटेशन कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, ग्रेजुअली इस टाइम को इंक्रीज करने की कोशिश करें, बट रेगुलर मेडिटेशन करने की कोशिश करें। योगा करें। रेगुलर योगा करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज चाहे आप घर पे करें, चाहे आप जिम पे करें, इट डजंट मैटर। और कोशिश करें कि योगा करने के टाइम ड्यूरेशन को धीरे 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 करके इंक्रीज करें। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर मेडिटेशन करेंगे, रेगुलर वो सीक्रेट होंगे और इन सब चीज़ों को, वो प्रोसेस को स्पीड अप करने में आपकी हेल्प करेंगे। जूस आपने रेगुलर पीना है। पाइनएप्पल जूस आप रेगुलर पिए, टमाटो जूस आप रेगुलर पिए। आप जब इन जूसेस को पीते हैं तब सेरोटोनिन जो है वो रिलीज होता है। ये हार्मोन जो है हमारी बॉडी के अंदर में एक जो मूड है, जो इमोशंस हैं, उनको हेल्प करता है रिकवर करने के लिए। आप बहुत हैप्पी फील करते हैं और ये हैप्पी हार्मोन्स जितने भी हैं, ये सब तरीके जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी बॉडी के अंदर में हैप्पी हार्मोन रिलीज करने में हेल्प करेंगे, जो कि सेरोटोनिन होता है, डोपामिन होता है। ये आपको हेल्प करेंगे, आपको आपके शॉक वाले टाइम पे हेल्प करेंगे रिकवर करने के लिए। अपने रेगुलर प्लेंटी ऑफ वाटर का इंटेक करना है। अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 गिलास दिन में इंटेंशनली आपने पानी पीना है। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतने ज़्यादा टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से रिलीज़ होंगे, क्योंकि ड्यूरिंग शॉक टाइम हमारी बॉडी जो है वो नेचुरल तरीके से बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स को रिलीज़ करती है और जो जितने भी हमारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं उनको सीक्रेट
नहीं करती है। तो जिस टाइम पे वो टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे होते हैं और बॉडी जब पानी का इनटेक बॉडी में जब ज़्यादा रहता है तो वो जितने भी हमारे टॉक्सिन्स हैं वो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं और हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज फील करती है, बहुत ज़्यादा रिलीव्ड फील करती है और रिकवर होने में चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप होने के बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को एक एक करके फॉलो अप करना स्टार्ट करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत नेचुरल चीज़ है। जिन स्टेजेस के बारे में आज हमने बात की एक्सेप्टेंस की, ये हर किसी एक ह्यूमन के लिए बहुत नेचुरल फिनोमिना है। तो हर किसी का जो शॉक को एब्जॉर्व करने का जो फिनोमिना सबके लिए सेम रहेगा, बट ये जो रिकवरी टाइम है ये वेरी करेगी अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। जैसे कि इमोशंस में हम बात करते हैं, लव, अफेक्शन, एम्पथी, सिंपथी इम्पॉर्टेंट है, वैसे लाइफ में सॉरो भी इम्पॉर्टेंट है। बट लव, अफेक्शन, सिंपथी, एम्पथी इन सब के लिए आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, बट व्हेन यू आर इन अ सॉरो यू नीड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जब आपको वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलती है तभी आप उन सॉरो से बाहर निकल के आते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, और उन सब चीज़ों को फॉलो अप करेंगे जो कि मैंने आपको रिकमेंड किया है इन सब प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो अप करते हैं और स्पीड अप करते हैं इन सब चीज़ों को तो बहुत इजी होगा आपके लिए। आपके बच्चे का टाइम वेस्ट होने से आप रोक सकते हैं, बहुत जल्दी आप अपने बच्चे को ट्रीटमेंट प्रोसेस में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।